नमस्कार दोस्तों, आज हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एजुकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे स्कूल एजुकेशन की। अब तक जो सिस्टम एजुकेशन चल रहा था स्कूलों में वो था 10+2, लेकिन अब जो नई स्कीम आई है उस नई स्कीम में जो सिस्टम लागू किया गया है वो है 5-3-3-4 यानी कि 15 साल। अब तक सरकार हमारे बच्चों को 12 साल तक कंट्रोल करती थी, अब सरकार हमारे बच्चों को 15 साल तक कंट्रोल करेगी। ये एजुकेशन पॉलिसी अभी पॉलिसी है, एक दस्तावेज है जिसको इस देश के शिक्षाविदों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिज्ञों ने और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के सुझावों को इकट्ठा कर एक दस्तावेज तैयार किया गया है। यह दस्तावेज अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में। फिर जब ये पास हो जाएगा तो ये एक कानून का रूप लेगा और फिर यह सब जगह सारे भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। इसको लागू करने से पहले कई कमेटियां बनी हैं जो इस दस्तावेज को देख रही है और देखने के बाद इसमें अगर कोई ज़रूरी परिवर्तन होंगे तो वो किए जाएंगे और करने के बाद इसका एक विधिवत कानून के रूप में ये हमारे देश में लागू होगा। तो आइए जानते हैं कि स्कूल शिक्षा इस एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अब जो सिस्टम है वो है 5-3-3 और 4। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्राइमरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा सेकेंडरी स्टेज। जो प्राइमरी स्टेज है उसके भी 2 भाग है। पहला है 3-4-5 यानी कि बच्चा 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। अब बच्चा 3 साल का ही स्कूल चला जाएगा। उसमें उसको हम क्लास के रूप में देखें तो वो होगा F1, F2, F3। ये फाउंडेशन स्टेज है। अभी तक बच्चे स्कूल जाने में डरते थे, स्कूल जाने में वो रोते थे, वो तकलीफ होती थी माँ बाप को उनको स्कूल भेजने में। लेकिन इस नई योजना में बच्चा भागकर स्कूल जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले 3 साल यानी कि 3 साल, 4 साल और 5 साल में बच्चे की कोई पढ़ाई, किताबों वाली पढ़ाई नहीं होगी। बच्चे को सिर्फ जाना है और खेलना कूदना है। क्या क्या होगा वहाँ पर, इसको थोड़ा सा जानते हैं। लर्निंग थ्रू प्लेइंग, खेल के द्वारा जो बच्चा सीख सकता है उसको सिखाया जाएगा। नो फॉर्मल टीचिंग, नो स्कूल बैग, नो यूनिफॉर्म, नो होमवर्क, टीचर विल प्ले विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ टीचर भी खेलेगा, जिससे कि टीचर के प्रति जो एक भय और एक डर का जो वातावरण होता है वो भी ख़त्म होगा। नो लैंग्वेज बार, किसी तरीके का भाषा के प्रति किसी तरह का दुराव नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप जो भाषा में बोलना चाहें बोल सकते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, आपकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोल सकते हैं और बच्चा उसी भाषा में, टीचर उसी भाषा में उससे बात करेगा और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। इसमें डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड ऑफ द चाइल्ड, इस पर विशेष ध्यान देगा कि बच्चे का स्वाभाविक विकास, उसका मानसिक और बौद्धिक विकास स्वाभाविक तरीके से कैसे हो, इस पर वो भी खेलों के माध्यम से कैसे उसका विकास किया जा सकता है,
इस पर विशेष ध्यान होगा। कई तरह के पजल गेम उसमें बताए जाएंगे और मल्टीटास्किंग गेम, यानी कि बच्चा एक साथ 2-3 काम कैसे इकट्ठा कर सकता है, वह भी उसको सिखाया जाएगा खेल के माध्यम से। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब सवाल ये आता है कि 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में उसकी क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, यानी कि बच्चा खुद से ये समझे कि मुझे मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आएगी। फिर उसके बाद साफ़ सफाई का ध्यान कि कैसे नहाना चाहिए, कैसे हाथ धोने चाहिए, कैसे ब्रश करना चाहिए, वो सब चीज़ें, हाइजीन की चीज़ें जो उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर उसको जानकारी देंगे। मैनरिज्म, उसको तहजीब तमीज़ सिखाई जाएगी। फिर कविताओं के माध्यम से उसमें संस्कार डाले जाएंगे। एंटायर फोकस इज़ ऑन नेचुरल मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पूरा का पूरा जोर उसका मानसिक विकास और उसमें एथिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें संस्कार मिले हुए हैं, उन संस्कारों के प्रति हमारी एक स्वाभाविक रूप से उसमें एक संचेतना पैदा हो कि हमारे अपने संस्कार कैसे हैं, जैसे कि सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से हमें मुस्कुराना है, कब हमें दुख व्यक्त करना है, कैसे हमें चुप रहना है, कैसे हमें हंसना है, ये सब चीज़ें मैनरिज्म में उसको सिखाई जाएगी। फिर उसके साथ उसको कलर का ज्ञान, चौकोर, त्रिकोण, षटकोण, शेप्स का ज्ञान, नंबर्स का ज्ञान, 1 से 100 तक की गिनती का ज्ञान, ये सब चीज़ें उसको 3-4 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल का जो पीरियड है, जिसको हमने बोला F1, F2, F3, उसमें उसको सिखाया जाएगा। और उसका इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से उसका है, ये फिर एक और इसमें जो है स्टोरी टेलिंग, यानी कि उसको कहानियों के माध्यम से शिक्षाप्रद चीज़ें उसको सिखाना, ये सब चीज़ें इस हम पहले फेज़ में हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं F1, F2, F3। इसमें बच्चे की उम्र होगी 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं फिर बता दूं इसमें कि किसी तरह का कोई प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं होगा, इसलिए बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा। फिर दूसरी स्टेज आती है इसमें, फाउंडेशन स्टेज में, वो है बच्चे की उम्र जब 6 और 7 साल का वो हो जाएगा, तो पहले 6 साल में वो क्लास 1 में जाएगा, यानी कि पहली क्लास में जाएगा वो 6 साल में, और दूसरी क्लास में जाएगा वो 7 साल में, ठीक है। और उसमें वह बच्चा, अब उसको थोड़ी किताबें दी जाएगी, वो किताबों से पढ़ेगा। किताबें रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकती है, किताबें इंग्लिश में भी हो सकती है, किताबें हिंदी में भी हो सकती है। ये बच्चे की चॉइस है कि वो किस में पढ़ना चाहता है। टीचर उसी भाषा में उसको पढ़ाएगा। इसके साथ साथ उसमें जो एक्टिविटी पर जोर होगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ एक्टिविटी और रोल प्ले उसमें हो, जिससे कि बच्चे को रटने की ज़रूरत ना हो, वैसे ही उसको समझ में आ जाए। और मज़े की बात यह है कि पहली क्लास और दूसरी क्लास में किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे पे कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं। वह जब 7 साल पूरे करेगा, 6 साल पूरे करेगा तो क्लास 1 पास कर जाएगा, और 7 साल पूरे करेगा तो क्लास 2 पास कर जाएगा। ये हमारा फाउंडेशन स्टेज हुआ, ठीक है। इसमें 5 साल पूरे हो गए बच्चे के। ये पहला फाउंडेशन स्टेज है। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं।
जो दूसरा स्टेज हमारा आता है उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ये है बच्चे की जब उम्र 8 साल और 9 साल हो जाएगी तो वो क्लास 3 और क्लास 4 में जाएगा। 8 साल की उम्र में वो क्लास 3 में जाएगा। उसमें क्लास 3 में जब उसको बुक्स हो जाएगी और सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, और उसकी किताबें उसको मिलेगी। किताबें फिर वही हिंदी, अंग्रेजी या रीजनल लैंग्वेज जिसमें वो बच्चा पसंद करेगा उसमें उसकी पढ़ाई की जाएगी और एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग होगी, यानी कि रटने का सिस्टम ख़त्म। फिर एक्टिविटीज़ होगी, हर चीज़ का प्रैक्टिकल होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए और उसको रटना ना पड़े और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर एग्ज़ाम इसमें होंगे, मंथली एग्ज़ाम होंगे, क्वार्टरली होंगे, हाफ ईयरली होंगे, ईयरली होंगे, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर उस पर नहीं होगा, कोई प्रेशर उस पर नहीं होगा। लेकिन जो पास होगा वो पास होगा, जो फेल हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। यहाँ जाके ये नहीं कि सब में पास ही कर देंगे उसको। जैसे क्लास 1 और 2 में हर एक बच्चे को पास होना है, कोई फेल नहीं होना है, लेकिन क्लास 3 और 4 में बच्चे को एग्ज़ाम देकर ही पास होना है। अगर वो पास है तो वो 8 साल की उम्र में तीसरी क्लास पास कर लेगा, और अगर वो 9 साल की उम्र में वो 4थी क्लास पास कर लेगा। अगर वो नहीं कर पाया तो यहाँ उसकी उम्र बढ़ सकती है। ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज हो गया। अब आ जाते हैं मिडिल स्टेज पे। जो मिडिल स्टेज है उसमें एज है 11, 12, 13, और ये है क्लास 6, 7 और 8। इसमें सब्जेक्ट्स होंगे, बुक्स होंगी, सब्जेक्ट 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जिसमें सोशल स्टडी हो सकती है, साइंस हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है। पर इसके साथ साथ यहीं इसी स्टेज पे बच्चे को 11, 12 और 13 साल की उम्र में उसको कंप्यूटर एजुकेशन भी कंपलसरी हो जाएगी कि कंप्यूटर का एक पेपर उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से वो कंप्यूटर सीखना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाना नहीं शुरू करेगा, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों की होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उसको एक पेपर और इस बात का भी होगा सब्जेक्ट्स के अलावा कि एक उसको रीजनल लैंग्वेज, किसी तरह की रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अगर वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है। हमारे देश में जितनी भाषाएं जो हमारे संविधान में पास हैं, जो हमें संविधान से जिनको मान्यता मिली हुई है, उनमें से कोई भी एक भाषा उसको सीखनी आवश्यक होगी अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा। तो ये एक पेपर हो जाएगा, और एक पेपर और हो जाएगा, वो होगा वोकेशनल एजुकेशन का। तो यहाँ आके जब वो क्लास 6, 7, 8 में आया तो उसके सब्जेक्ट्स हो गए 4 या 5 जो भी NCERT बताएगी। उसके अलावा उसके 3 पेपर और हो जाएंगे। एक पेपर हो जाएगा उसका लैंग्वेज का, एक हो जाएगा कंप्यूटर का, और एक हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन का। ये 3 पेपर और उसको पढ़ने पड़ेंगे और इनको भी उसको पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ जाकर बच्चे पर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन वो लाजमी भी है। अब एज उसकी हो गई 11, 12, 13, और यहाँ उसको कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसको एक दूसरे स्टेट की लैंग्वेज भी सीखनी है। जैसे आप कश्मीरी सीख सकते हो, आप गुजराती सीख सकते हो, आप उर्दू सीख सकते हो, आप संस्कृत सीख सकते हो, आप तेलुगु सीख सकते हो, मलयालम सीख सकते हो, तमिल सीख सकते हो। तो और जो मलयालम स्टेट्स वाले हैं वो हिंदी सीख सकते हैं, अंग्रेजी भी हम सीख सकते हैं अगर अंग्रेजी का हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो। और इस तरीके से एक लैंग्वेज हमने सीखी, कंप्यूटर हम सीखना शुरू हो गए, और साथ में एक हमने वोकेशनल एजुकेशन भी करना शुरू कर दिया। और वोकेशनल एजुकेशन यहाँ देना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन, मैं थोड़ा बताऊँ आपको। जैसे कंप्यूटर रिपेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स है, कारपेंट्री है, सैनिटरी वर्क है, ड्राइंग पेंटिंग है, डांस ड्रामा है, म्यूज़िक है,
और तमाम तरह के हज़ारों कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकता है और उसको सीखेगा। वो ये क्यों किया गया? इसलिए कि इस स्टेज पे आके बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो, उसकी कुछ अर्निंग कैपेसिटी हो, यानी कि वो इन कामों को सीखकर अपना गुजर बसर खुद से कर सके, ऐसी शिक्षा उसको मिल जानी चाहिए। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये हमारे यहाँ योजनाकर्ताओं की, जिन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाई है, उनकी मंशा है और पूरा समाज भी यही चाहता है कि 11, 12, 13 साल का होते होते बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने की तरफ 1 या 2 कदम आगे बढ़ाते। ये बहुत आवश्यक है और ये मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ जिन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि उन्होंने इसमें 3 चीज़ें जोड़ दी हमारे सब्जेक्ट्स के साथ। कंप्यूटर एजुकेशन, जो समय की आवश्यकता है, एक लैंग्वेज हम और सीख जाएंगे जिससे कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाएं तो हम उस स्टेट में हम अपन काम कर सकें, और तीसरा ये है कि हम वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये घर घर की आवश्यकता है। आज जो छोटे छोटे कंट्री जैसे जापान है, फिलीपींस है, ताइवान है, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए कि उनके यहाँ घर घर में काम होता है। वहाँ घर में कंप्यूटर बनते हैं, घर में घड़ियाँ बनती है, कैलकुलेटर बनते हैं, वो घरों में हो जाता है काम, इसलिए कि उन्होंने वो सब सीखा है। हमारे बच्चे भी अगर सीखेंगे तो हमारे लघु उद्योगों को बहुत प्रगति मिलेगी और घर घर में हम लोग छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो जो हम एक आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत का सपना तब पूरा होगा जब हमारे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन सीखेंगे। ये हमारी हुई मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के बाद फाइनल स्टेज है, वो है सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में एज हो जाएगी बच्चे की 14, 15, 16, 17, ये 4 साल का ब्लॉक है और उसमें क्लास होगी 9, 10, 11, 12 क्लास होगी इसमें 9, 10, 11, 12। एज होगी इसमें 14, 15, 16, 17, ठीक है। और इसके अंदर ये यहाँ बस स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाएगा और ये इसमें आधारभूत परिवर्तन किया गया है। अब तक जो हम 10+2 का जो सिस्टम हम चला रहे थे, उसमें 10th करने के बाद, 10th तक सबके लिए कॉमन था और 10th करने के बाद बच्चे को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता था। कुछ लोग आर्ट्स में जाते थे, कुछ कॉमर्स में जाते थे और कुछ साइंस में जाते थे। साइंस में भी कुछ साइंस मैथमेटिक्स में जाते थे, कुछ साइंस बायोलॉजी में जाते थे। इस तरीके से हमारे बच्चे डिवाइड हो जाते थे कि कोई कॉमर्स का बच्चा होता था, कोई आर्ट्स का बच्चा होता था, कोई साइंस का बच्चा होता था। यहाँ आके हमने सिस्टम बदल दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया इसको। अब कक्षा 9 में जब बच्चा पहुँचा तो 9 में पहुँचने के साथ उसके लिए कोई स्ट्रीम नहीं है। 5 विषय उसको पढ़ने हैं या 6 विषय जो भी उसको पढ़ने हैं, वो कोई से भी 6 विषय चूज़ कर सकता है। ये उस तरीके से जैसे बफेट लगा हुआ है सब्जेक्ट्स का और आप प्लेट ले जाके अपने सब्जेक्ट जो आपकी रुचि का सब्जेक्ट है वो चयन कर लो। जैसे किसी ने कहा कि जी मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो उसने एक हिस्ट्री का ले लिया, दूसरा उसने सोशियोलॉजी ले लिया, तीसरा उसने इकोनॉमिक्स ले लिया, चौथा उसने अकाउंट्स ले लिया और 5वां उसने मैथमेटिक्स ले लिया, छठा उसने फिजिक्स ले लिया। तो साइंस भी पढ़ लिया, आर्ट्स भी पढ़ लिया और कॉमर्स भी पढ़ लिया एक सेमेस्टर। और इसमें सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे और हर 6 महीने बाद पेपर बदल जाएंगे। तो आप पहले सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे सेमेस्टर में आप दूसरे सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर ऐसे करके आप कक्षा 9 पास हो गए। फिर कक्षा 10 में आपके फिर पहले सेमेस्टर में 6 पेपर ले लीजिए, फिर दूसरे सेमेस्टर में दूसरे 6 पेपर ले लीजिए। इसी तरीके से 11th में भी आप इस तरीके से करिए, यानी कि 4 सालों में बच्चा 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, वो अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है, वो सोशल स्टडी भी पढ़ सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो ड्राइंग पेंटिंग भी पढ़ सकता है, वो कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये कितनी गजब की बात है
उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने जाएगा, यानी कि 12th होते होते उसको वास्ट नॉलेज हो जाएगी और हर फील्ड की नॉलेज हो जाएगी। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और ये बच्चे का स्वाभाविक विकास, यानी कि जो पहले था ना, अब पिताजी ने कहा कि भाई साइंस में जाना है तो वो साइंस में चला गया। अब उसका इंटरेस्ट तो जर्नलिज्म में है, उसका इंटरेस्ट तो पोइट्री में है, उसका इंटरेस्ट तो गाने बजाने में है, लेकिन वो साइंस पढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको साइंस के 2 सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप साइंस के 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। साथ में आपको ड्राइंग पेंटिंग लेनी है, ड्राइंग पेंटिंग ले लीजिए। आपको म्यूज़िक लेना है, म्यूज़िक ले लीजिए। तो इस तरीके से बच्चे का विकास, एक स्वाभाविक विकास, सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा योजना है। इसके साथ साथ इसमें सब्जेक्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के साथ साथ उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। जापानी पढ़ सकता है, रशियन पढ़ सकता है, जर्मन पढ़ सकता है, फ्रेंच पढ़ सकता है, कोई सी भी एक विदेशी भाषा उसको पढ़नी होगी, एक पेपर उसका क्लियर करना होगा। वोकेशनल एजुकेशन फिर चल रही होगी, जो क्लास 6 से चल रही थी वो अभी भी चलेगी, यानी कि वो वोकेशनल एजुकेशन में भी वैरायटी ऑफ वोकेशन में अपनी एक्सपर्टीज ले सकता है। तो वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, फॉरेन लैंग्वेज है इसमें, और इसके अंदर जो मैंने बताया कि आपको सेमेस्टर सिस्टम होगा। फिर इसके अलावा अब तक जो हमारे यहाँ 11th और 12th चल रहा था वो रटाफिकेशन पे चल रहा था, यानी कि बच्चे रटते थे और बोर्ड के एग्ज़ाम में जाके लिख आते थे और अच्छे नंबर लाते थे। इस रटने वाली स्कीम को बंद कर दिया है। अब रटने की कोई स्कीम नहीं है। क्वेश्चन जो होगा वो इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा। जो आपने पढ़ा है उस पढ़ने पर, जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार होगा। जैसे आपने महात्मा गांधी को पढ़ा, महात्मा गांधी की पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ ली। अब ये नहीं आएगा कि महात्मा गांधी ने के जीवन पर प्रकाश डालो या महात्मा गांधी ने 1947 में जो आंदोलन चलाया उसकी विवेचना करिए, ऐसा कुछ नहीं। वो ये पूछेगा कि गांधी जी आज होते तो क्या करते। जब तक आप गांधी को पूरा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, आज गांधी होते तो क्या लिखोगे, उस पर नहीं लिख पाओगे। यानी कि क्रिटिकल क्वेश्चन, इमेजिनेशन एंड लॉजिक डेवलप करेंगे बच्चे का, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो रटने वाला सिस्टम इसमें ख़त्म हो जाएगा और बच्चे की जो ओरिजिनल थिंकिंग है, सब्जेक्ट को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से वो कितना कर सकता है वो करेगा और उसी हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक और है इसमें। और दूसरा एक और है, जैसे स्कूल्स में अब स्कूल्स की एक्रीडेशंस होंगी, सभी स्कूल को के एग्ज़ामिनेशन होंगे, उनके ऑडिट होंगे और ऑडिट के हिसाब से उनको ग्रेडिंग दी जाएगी कि ये स्कूल A ग्रेड है, ये स्कूल B ग्रेड है, ये स्कूल C ग्रेड है, ये स्कूल D ग्रेड है। और उसी हिसाब से उन स्कूलों की फ़ीस फिक्स होगी। जो प्राइवेट स्कूल अपनी मर्ज़ी से फ़ीस फिक्स करते थे वह बंद हो जाएगी। स्कूलों की फ़ीस उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे जो समझ में आता है वो यही आता है कि स्कूल्स की फ़ीस भी फिक्स होगी उनके मानकों के आधार पर, कि वो अपने जो तय निर्धारित मानक है उसमें कहाँ खरे उतरते हैं, उसी हिसाब से स्कूलों की फ़ीस फिक्स होगी। ये सारा अभी नया 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर स्कूल एजुकेशन के बारे में है। इस पर अगर कभी कोई सवाल है तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। इस एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल एजुकेशन पॉलिसी को देखने के बाद मुझे 2 चीज़ें इसमें सुझाव के रूप में भी लगती है जो कि इसमें कहीं ना कहीं आनी चाहिए। और वो ये है कि एक तो हम इसमें सारे स्कूलों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब स्कूल, स्पेशली जो सरकारी स्कूल हैं, वह तभी तमाम तरह की गुणवत्ता प्राप्त करेंगे और उनको वो मान्यता और मानक प्राप्त होंगे जब सरकार
इस बात पर फैसला ले कि जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। जब वो सरकार से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित कर रही है, तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस देश के तभी तमाम सरकारी स्कूलों का स्तर अपने आप सुधार देंगे। दूसरा मेरा सुझाव है कि हमारी बुक्स में हमारे देश के जितने महापुरुष हैं, जितने संत हैं, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब की जीवनियाँ इन बुक्स में आनी चाहिए, जिससे कि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और इस देश के असली इतिहास के रूप में हमारे बच्चों को जानकारी मिले, उनको संस्कार मिले, उनमें स्वाभाविक रूप से देशभक्ति का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।